नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री आपके बाल्टिक सी के तट पर स्थित नहीं है, ये बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्लास, जो प्रश्न है आपका। अगर आपको समय लेना है तो आप थोड़ा समय भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बाल्टिक सी का मैप ड्रॉ करें, ये बाल्टिक सी है, हम इसको समझ के चल रहे हैं। तो इधर देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर देखेंगे तो यहां पर फिनलैंड दिखता है। ठीक है, फिनलैंड के बाद आप देखते हैं आपको इधर ही गल्फ ऑफ फिनलैंड मिलता है। क्या? गल्फ ऑफ फिनलैंड, याद रखिएगा। फिर उसके बाद इधर आपको रशिया मिलता है, फिर एस्टोनिया, लाटविया, लाटविया के बाद ल्यूथेनिया। ठीक है, ल्यूथेनिया के बाद इधर आप आएंगे तो पोलैंड, पोलैंड के बाद जर्मनी, इधर स्वीडन, और यहां पर आपको जर्मनी के इस साइड डेनमार्क दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से बाल्टिक सी को डिफरेंट कंट्री सराउंड की हुई है। तो यहां पर हम देखें तो लाटविया अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तट पर स्थित है बाल्टिक सी के, सही है। पोलैंड भी स्थित है। ठीक है, यहां पर देखिए ये पोलैंड है, फिर लाटविया भी है, रशिया भी है, बिल्कुल सही है। स्वीडन भी है और रशिया भी है, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद स्वीडन है, अभी हमने देखा, लेकिन नॉर्वे जो है वो अपना कोस्ट बाल्टिक सी के साथ, मतलब बाल्टिक सी के कोस्ट पे नहीं सिचुएटेड है, ये कहना चाहिए। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी बोला गया है। तो नॉर्वे बाल्टिक सी के कोस्ट के अलोंग नहीं सिचुएटेड है, तो यहां पर डी आपका सही उत्तर होगा। अब एक बार मैप में देख लीजिए क्लास, ये क्या है? ये बाल्टिक सी है, याद रखिएगा। अब आप इधर से स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपको क्या दिखता है? फिनलैंड दिखता है। फिर यहां पर गल्फ ऑफ फिनलैंड भी हमको मिलता है। इधर आपको रशिया दिख रहा है, फिर एस्टोनिया दिख रहा है, लाटविया दिख रहा है, ल्यूथेनिया दिख रहा है। ठीक है, फिर पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन। ये चीज क्लियर हुई क्लास? फिर एक बार रिवाइज कराऊंगी मैं। इधर सबसे पहले फिनलैंड, फिर रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन, और गल्फ ऑफ फिनलैंड याद रखिएगा। इधर ही ऊपर देखेंगे आप तो गल्फ ऑफ बोथनिया है। हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले गल्फ ऑफ बोथनिया किन किन कंट्रीज के बीच में है, तो याद रखिएगा जो गल्फ ऑफ बोथनिया है वो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाल्टिक सी के बारे में, गल्फ ऑफ बोथनिया के बारे में, गल्फ ऑफ फिनलैंड के बारे में, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहीं पर नॉर्थ सी भी हम देख लेते हैं। अभी हमने बाल्टिक सी देखा, एक बार रिवाइज फिर से कराऊंगी। चलो बोलो फिनलैंड, जहां पे भी हो बोलो फिनलैंड, एस्टोनिया, इधर रशिया वाला पोर्शन, फिर लाटविया, ल्यूथेनिया, ठीक है, पोलैंड, जर्मनी, इधर अगर आप देखोगे तो डेनमार्क है और इधर स्वीडन है।
इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहीं पर देखो, यहां पर आपको नॉर्थ सी दिख रही होगी, तो नॉर्थ सी भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इधर आपको नॉर्वे दिखता है, इधर यूनाइटेड किंगडम दिखता है, ठीक है। अब यहां पर जब भी हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करते हैं तो इसके से भी रिलेटेड एक फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछा है, वो भी ध्यान से रिवाइज कर लो। देखो, यूके और ग्रेट ब्रिटेन में अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है और वेल आता है, ठीक है, वेल्स आता है, ये याद रखिएगा। ये तीनों मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। अभी इसी ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर दें तो वो आपका यूनाइटेड किंगडम बनाता है, यूके बनाता है। ये चीज क्लियर हुई, आपके पेपर में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। यहां पर अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, ये देखिए, ये जो येलो लाइन है वो ग्रेट ब्रिटेन रिप्रेजेंट कर रही है। और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है? स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, ठीक है। और यहां पर जो रेड वाली लाइन है, ये वाली, ये यूनाइटेड किंगडम रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें आप देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन तो आपके शामिल हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, साथ ही साथ ये नॉर्दर्न आयरलैंड भी इसमें शामिल है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, क्लास बहुत आसान लगेगी फिर चीजें आपको। यहां पर हमने अभी डिस्कस किया थोड़ा सा नॉर्थ सी के बारे में, फिर हमने बाल्टिक सी के बारे में डिस्कस किया, अब हम कैस्पियन सी के बारे में आपको डिस्कस कर दें। मैंने आपको बताया है कैस्पियन सी को याद रखने के लिए आप तारीख याद रख सकते हैं। तारीख अगर याद है तो कैस्पियन सी को जो कंट्रीज सराउंड कर रही है वो आपको याद रहेगा। टी से तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। फिर उसके बाद जब हम ए की बात करेंगे तो ए से अजरबैजान, ठीक है। आर से आपका क्या हो गया बताइए? रशिया। आई से क्या हो गया? ईरान। ये याद रखिएगा, आई से ईरान। परीक्षा में ईरान और इराक में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कैस्पियन सी की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, कैस्पियन में भी लास्ट में एन है, ठीक है, और ईरान में भी लास्ट में एन है, तो एन वाला है, ईरान है, ठीक है। और के की बात करेंगे तो कजाकिस्तान। तो याद रहेगा, कैस्पियन सी तारीख, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये याद रखिएगा, यहां पर ईरान में एन है और कैस्पियन सी में भी एन है। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास? अच्छा, इसी तरीके से हम लोग ब्लैक सी की बात करते हैं, तो ब्लैक सी भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है। ब्लैक सी, ब्लैक सी को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यहां पर आपको कौन कौन सी कंट्री दिखती है? तो इधर आपको पहले रशिया दिखेगी। ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा नीला नीला, ये ब्लैक सी का ही पोर्शन दिख रहा है। तो इधर देखिए, रशिया दिख रहा है, जॉर्जिया दिख रहा है, टर्की दिख रहा है, ठीक है, तो वही ड्रॉ कर रही हूं। ये रशिया हो गया, इधर जॉर्जिया हो गया, ठीक है। फिर इधर आप देखेंगे तो क्या है? टर्की है, ठीक है क्लास। इधर आएंगे तो यूक्रेन है, फिर रोमानिया है और बुल्गारिया है, बुल्गारिया है। तो ये क्या हो गया? ये ब्लैक सी को याद करने का मतलब दिमाग में याद रखिएगा, ये ब्लैक सी का मैप है। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास? अच्छा, ब्लैक सी को याद रखने के लिए भी आप कोई ट्रिक अपना बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई अपना ट्रिक बना सकते हैं। वैसे तो मैंने रूट बीटीजी याद रखा है, लेकिन बहुत लोग याद रखते हैं बर्गर से, बर्गर से। तो आप याद रखिएगा टर्की बर्गर, टर्की बर्गर आपको याद रहेगा। बी से क्या हो जाएगा? बुल्गारिया हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा? यूक्रेन हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। जी ई से क्या हो जाएगा? जॉर्जिया हो जाएगा। और आर से रोमानिया हो जाएगा। तो क्लास याद रहेगा आपको। एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूं। जब हम बात करेंगे किसकी? जब हम बात करेंगे कैस्पियन सी की, तो आप तारीख याद रखिएगा। तारीख में टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से आपका रशिया हो गया, आई से ईरान हो गया और के से कजाकिस्तान हो गया। जब हम ब्लैक सी की बात करेंगे तो आप याद रख सकते हैं टर्की बर्गर, टर्की बर्गर, ठीक है। तो टी से आपका क्या हो गया? टर्की हो गया। बी से क्या हो गया? बुल्गारिया हो गया। यू से यूक्रेन हो गया। आर से
रशिया हो गया, ठीक है, जी से जॉर्जिया हो गया, और एक आर से आपका क्या हो गया, रोमानिया हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर हमने इंपॉर्टेंट सीज को डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की गई है, ठीक है, स्थलीय की बात की गई है, तो जहां पर भी लैंड आएगा ना वो सारे आपके स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के भाग होंगे। माउंटेन बताओ, जमीन पर है तो पर्वत पारिस्थितिक तंत्र टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट होगा, जमीन लैंड है ना वहां पर, ठीक है। लो लैंड इकोसिस्टम निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है उसका भाग होगा। सेमी एरिड इकोसिस्टम अर्ध सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र, अब यहाँ पर सेमी एरिड की बात करें जहां पर थोड़ा बहुत सूखा है, तो सूखा कहां पर होता है, जहां पर जमीन होती है, तो ये भी स्थल का पार्ट होगा। तो ए सी डी ये तीनों आपका लैंड इकोसिस्टम का पार्ट होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट होगा। लेकिन जब हम मैराइन इकोसिस्टम की बात करेंगे, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र की, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं होगा, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट होगा जहां पर जल है। तो ये तो एक आसान सा प्रश्न था, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और रिसेंट का क्वेश्चन है, तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ये मत सोचेगा कि मैम ने अपने मन से ये प्रश्न बनाया, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत कर लोगे तो रेस में कैसे दौड़ोगे, पहले ही रेस के बाहर हो जाओगे। तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है आपको आने दी। ओल्डेस्ट 16 महाजनपद ऑफ इंडिया, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश की प्राचीनतम 16 महाजनपदों, उत्तर प्रदेश में कितने प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से महाजनपद थे, ये मैंने आपको टेस्ट में डिस्कस करते हुए बताया भी था कि हो सकता है आने वाले परीक्षा में ऐसा प्रश्न बने, और ये बना हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें से कितने महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में, बताइए 6, 8, 7, 9। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोच लो कौन कौन सा है। काशी है, सुरसेन है, पांचाल है, कुरु है, वत्स है, चेंदी है, मल है, कौशल है। तो कितना हुआ, फिर से एक बार रिपीट करूंगी। काशी हो गया, फिर उसके बाद आपका सुरसेन हो गया अगर हम देखें, फिर पांचाल हो गया, कुरु हो गया, वत्स हो गया, चेंदी हो गया, मल हो गया, कौशल हो गया। तो टोटल 8 है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो देखिए क्लास, यहां पर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले काशी हो गया, और वर्तमान में हमको पता है वाराणसी क्षेत्र हो गया, ठीक है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो वाराणसी हो गई। कौशल की बात करेंगे तो वर्तमान का अवध क्षेत्र, फैजाबाद मंडल, ठीक है, जिसको कि अब हम उधर का रीजन को हम बोलते हैं ना आपका अयोध्या हो गया। मल की बात हम करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला हो गया। चेंदी को देखेंगे तो बुंदेलखंड, वत्स को देखेंगे तो प्रयागराज, कुरु को देखेंगे तो मेरठ दिल्ली और थानेश्वर की भूभाग, पांचाल को देखेंगे तो रुहेलखंड, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, सुरसेन को देखेंगे तो ब्रजमंडल। तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा गया है और आपके आने वाले परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। जैसे आपके पेपर में पूछा गया है कि 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, आपने 8 बता दिया। अब आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपद में से जो जनपद चेंदी के नाम से हम उन्हें जानते थे वो उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट उसमें किस रीजन में है, तो आप बताएंगे आधुनिक बुंदेलखंड का हिस्सा था, भाग था, ठीक है। फिर ऐसे पूछा जा सकता है कुरु की बात करें तो वो कहां पर था, तो आप बताएंगे मेरठ दिल्ली वाला जो भूभाग है वो कुरु था। ऐसे ही पांचाल पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ये कहां कहां लोकेटेड है ये भी याद कर लीजिएगा। ये चीज क्लियर हो गई क्लास। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और बता दूं जो कि आपके स्लाइड में लिखा हुआ है, वो ये है कि जब हम महाजनपद की बात करते हैं तो बौद्ध ग्रंथ में अगंतुर निकाय में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो किस बौद्ध ग्रंथ में प्राचीनतम महाजनपदों की बात की गई है, तो आप बताएंगे अगंतुर निकाय में, ठीक है। ऐसे ही जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो भगवती सूत्र। तो ये दोनों ग्रंथ भी आपको पता होना चाहिए, बौद्ध ग्रंथ भी और जैन ग्रंथ भी। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला हम देखते हैं इस प्रश्न को। यहां पे बोला गया है
जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है बताइए। कांगो द्रोणी का संरक्षण, ठीक है, कांगो बेसिन के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है। नैतिकता का घोषणा पत्र है या फिर परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत है। तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये आपका रिलेटेड है इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट द पायरेसी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से रिलेटेड है। तो यहां पर आपका जो बी है वो एकदम सही है। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर देखिए क्लास क्या लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। रेडियो धर्मिता की बात की गई है। यहां पर पहला आपको दिया गया है रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। फिर दूसरा आपको दिया गया है हाइड्रोजन बम इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो आपको बताना है यहां पर सही उत्तर क्या है। तो बताइए यहां पर सही उत्तर क्या है। रेडियो धर्मिता जो है वो एक नाभिकीय गुण है कि नहीं है? रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, यस इट इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन बम जो है वो प्रिपेयर्ड होता ऑन द बेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, मतलब क्या बोला गया है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। तो ये आपका गलत है। यहां पर नाभिकीय विखंडन की बात नहीं होती है, संलयन की बात होती है। न्यूक्लियर फिजन की नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जो एटॉमिक बम होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड होते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन पे आपकी नाभिकीय विखंडन पर आपके परमाणु बम जो होते हैं वो आधारित होते हैं। एकदम याद रखिएगा क्लास, यहां पर जब भी हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे, ठीक है, अब आप लोग हिंदी में भी ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी। यहां पर जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब हम क्या करें, नाभिकीय विखंडन की हम बात कर रहे हैं, नाभिकीय विखंडन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विखंडन की नहीं, सॉरी क्लास, नाभिकीय किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नाभिकीय संलयन की बात कर रहे हैं। मैं इसको लिख देती हूं, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन हो गया, अब आपको ना कंफ्यूजन हो। यहां पर देखिए नाभिकीय संलयन की हम बात कर रहे हैं, हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और दूसरा आपका क्या है, न्यूक्लियर फिजन, ये क्या है, नाभिकीय, अब हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होगी, विखंडन, ठीक है, हो गया ना क्लास, सही। चलो तो देखना यहां पे जब नाभिकीय संलयन की हम बात कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, तो इस पे बेस्ड होता है आपका हाइड्रोजन बम। इस वजह से जो दूसरा आपको दिया गया है वो गलत है। और जब हम न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं, नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं, तो इस पे एटॉमिक जो बम होते हैं वो बेस्ड होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो यहां पर आपका कौन सा सही है, केवल ए आपका सही है। अच्छा, अगर हम सन में बात करें कि सन में एनर्जी कैसे बनती है, तो वो भी आपके न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, नाभिकीय संलयन की वजह से। इतनी चीज क्लियर हो गई, ए आपका सही उत्तर है। एक बार इसको पढ़ लीजिए। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, इसकी खोज हेनरी ब्रेकरूरल ने की थी। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, हेनरी ब्रेकरूरल ने की थी। फिर हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर नहीं, नाभिकीय संलयन पर बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर, ठीक है, आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर जब हम बात करते हैं, न्यूक्लियर फिजन पर आपका परमाणु एटॉमिक बम आधारित होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ ड्राइवर। तो यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधित क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। अब सांस की बात हो रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम सांस की बात कर रहे हैं तो मतलब वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है उसके बारे में सोचना है आपको। तो याद रखिएगा जो गोताखोर है
उसके पास जो निम्नलिखित गैसों में कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधित क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, तो वो है ऑक्सीजन और हीलियम। तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ए एकदम सही है। अगला हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग बैटल्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको बैटल ऑफ कन्नौज दिया है, फिर बैटल ऑफ चंदेरी दिया है, बैटल ऑफ तालीकोटा दिया है और बैटल ऑफ चौसा दिया है। तो यहां पर आपको अरेंज करना है। तो यहां पर क्लास अगर हम देखें तो बैटल ऑफ चंदेरी या बैटल ऑफ कन्नौज की अगर हम सबसे पहले बात करें तो बैटल ऑफ कन्नौज आपका कब लड़ा गया है, 1540 में। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी की बात करेंगे तो ये कब लड़ा गया है, 1528 में। बैटल ऑफ तालीकोट 1565 में। ये तो परीक्षा में कई बार पूछा गया तालीकोटा युद्ध के बारे में। ठीक है, तो यहां पर तालीकोटा युद्ध 1565 हो गया। फिर बैटल ऑफ चौसा अगर हम देखेंगे तो ये कब लड़ा गया, 1539 में। तो अब अरेंज करिए इसको जरा। तो सबसे पहले बैटल ऑफ चंदेरी हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। देखिए आपको जैसे भी पता है कि बैटल ऑफ चंदेरी सबसे पहले होगा, आप डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। दिख रहा है क्लास? तो ये आसान प्रश्न था और इन्होंने क्या किया है, बैटल ऑफ तालीकोटा को सबसे लास्ट में रखा। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि बैटल ऑफ तालीकोटा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में कई बार रिपीट हुआ है। तो ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा चंदेरी आपका हुआ है, याद है ना, चंदेरी। तो ये हो गया आपका सेकेंड, तो बी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला हम देखते हैं, यहां पर कुछ और बैटल्स को हम देख लेते हैं। जैसे आपका परीक्षा में पूछा है कि बैटल ऑफ धर्मट कब हुआ है, 1658 में हुआ है। किसके, कौन था यहां पे, औरंगजेब के समय में। सामूगढ़ की बात करेंगे तो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। ठीक है, खजवा की बात करेंगे औरंगजेब और शाह सुजा के बीच में। और बैटल ऑफ जजुआ जो है वो बहादुर शाह और आजम शाह के बीच में हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, ये कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है और मैं बता रही हूं पूरे चांसेस हैं कि आगे भी ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मुगल के बैटल से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया। अच्छा क्लास, यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी हमने जो डिस्कस किया है यहां पर अगर आपको बाबर की बैटल्स पता है ना कि बाबर ने पहली बार पानीपत का जो युद्ध, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था वो कब हुआ था, 1526 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदेरी का कब हुआ था, 1528 में हुआ था। याद रखिएगा, तो ये अगर आपको याद था तब भी आप कर सकते थे। और पानीपत के युद्ध की बात करेंगे तो ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, खानवा का युद्ध बोलेंगे तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। याद रखिएगा, राणा सांगा के बीच में। इसी तरीके से चंदेरी की बात करेंगे तो यहां पे मिडनेरी था, तो यहां पर बाबर का युद्ध था। और एक और आपका बचता है घाघरा। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा ये भी बाबर और अफगान के बीच में था और ये 1529 में हुआ था। तो ये सारे बैटल्स आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिएगा क्लास। यहां पर जो मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट्स बताए हैं, बैटल्स बताए हैं, ये भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए परीक्षा में प्रश्न बनता है तो इसको इग्नोर मत करिएगा। मुगल्स के समय में जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्लास। चलिए अगला हम देखते हैं। अब यहां पर हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द राजपूत आर्मी बिसाइड महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब देखिए यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध पूछ लिया है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है पहले बताइए मुझे। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 में हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ आपके महाराणा प्रताप थे और मुगल सेनापति मान सिंह थे, और कौन थे पूछा गया है, इब्राहिम गार्दी, हकीम सूर, ताडी बेग या फिर महमूद लोदी। तो यहां पर आपको बताना है कि महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। तो महाराणा प्रताप के अलावा और कौन था, तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है हकीम सूर। बी आपका सही उत्तर है।
व्याख्या एक बार पढ़ दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खान के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धा के अलावा राणा सांगा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। तो यही आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, राणा सांगा की सेना में भीलों की भी एक छोटी टुकड़ी शामिल थी। या राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा ने छापामार युद्ध का सहारा लिया। तो ये चीज याद रखिएगा, राणा सांगा के साथ अफगानों का भी एक टुकड़ी थी जिसको का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खान सूर। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा कि युद्ध कब हुआ था। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे रचनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो जल्दी से बता दीजिए, ये तो आसान प्रश्न है। रामायण, महाभाष्य, महाभारत या फिर अष्टाध्यायी? तो रचनामा की हम बात करते हैं तो महाभारत का फारसी अनुवाद है ये। ठीक है, जो मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? महाभारत, सी। यहां पर देख लीजिए, महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी, नकीम खान तथा फैजी के सम्मिलित प्रयासों से हुआ था। तो आपकी परीक्षा में जब ये पूछ लिया है कि रचनामा किसका फारसी अनुवाद था? महाभारत का, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये किसके समय में कराया गया था? अकबर के समय में कराया गया था। और महाभारत के फारसी अनुवाद में बदायूनी ने, नकीम खान ने और फैजी के सम्मिलित प्रयासों से इसका फारसी अनुवाद हुआ था। तो याद रखिएगा, इन तीनों लोगों का नाम भी हो सकता है आने वाले समय में आपसे यहां से प्रश्न बन जाए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रंपा विद्रोह दिया है, पावना विद्रोह दिया है, बंगाल नील विद्रोह दिया है, जयंती विद्रोह दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या है? तो यहां पर देख लीजिए, जब हम बात करते हैं रंपा विद्रोह की, तो रंपा विद्रोह जो है वो 1879 से 80 के बीच में हुआ है। ए का सेकंड परीक्षा में आपको 2 जगह दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद पावना विद्रोह की हम बात करते हैं। पावना विद्रोह 1873 में हुआ है। बी का फोर्थ 1 जगह दिया है। बंगाल नील विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका 1859 हो गया। और जयंतिया विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया? बताइए, जयंतिया विद्रोह 1860। तो बी का 3rd, यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। तो क्लास, अगर आपको विद्रोह पढ़ना है ना, तो अगर आपके पास लूसेंट बुक है ना, तो लूसेंट बुक में हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट में 2-3 पेजेस दिए गए हैं जहां पे विद्रोह दिए गए हैं, उनका नाम दिया गया है। ठीक है, किस ईयर में वो हुए हैं और उनका नेतृत्व किसने किया है। ठीक है, लीडर कौन थे, तो वहां से आप उसको याद कर सकते हैं। बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, यहां पर देख लीजिए, स्टेट ऑफ इंडिया दिया गया है और हाईएस्ट पीक दी गई है। तो बताइए, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक क्या है? बताइए, धूपगढ़ चोटी, सारामती, गुरु शिखर या फिर डोडा बेटा। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु की बात करेंगे तो डोडा बेटा। ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। राजस्थान की बात करेंगे तो आप सभी को पता है गुरु शिखर। ठीक है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद नागालैंड की जब हम बात करेंगे तो सारामती, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में धूपगढ़। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो गया। ठीक है क्लास, ये आपके परीक्षा में फिर से रिपीट किया जा सकता है। हो सकता है सुमेलित ना करने को दे, किसी और फॉर्म में दे दे, आपसे बोल दे कि नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो सारामती पीक है। ठीक है, या फिर नागालैंड अपनी बाउंड्री इंडियन कंट्रीज के साथ शेयर करता है, या फिर नागालैंड में ये आपके नेशनल पार्क है। तो किसी भी तरीके से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, इसको याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक एक जगह नोट कर लीजिएगा। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट की बात की गई है यहाँ की। ठीक है, तो बताइए, पुलिकट, चिल्का, कुलेरू या फिर किलीवेली। एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो कौन सी है? एबीसीडी में से वो है, बताइए क्लास, वो है चिल्का झील। ठीक है, कहां पर है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ठीक है क्लास, इसी तरीके से जब हम पुलिकट लेक की बात करते हैं तो ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है और ये खारे पानी की झील है। कुलेरू झील की हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है? तो कुलेरू झील का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, और किलीविली झील की बात करेंगे तो तमिलनाडु राज्य में है।
ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको स्टेट्स के नाम बता दिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बताइए, हुंड्रू वाटरफॉल सुबन रेखा पर है, फिर उसके बाद चचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर है, बूढ़ाघाट जलप्रपात कांची नदी पर है। तो कौन सा आपका नहीं करेक्टली मैच्ड है? तो याद रखिएगा, हुंड्रू वाटरफॉल सुवर्ण रेखा नदी पर है, एकदम सही है। ठीक है, चचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर है, एकदम सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, एकदम सही है। ये तो कई बार परीक्षा में पूछा, याद होगा। हुंड्रू और नर्मदा तो ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे स्टूडेंट्स चचाई जलप्रपात में और बूढ़ा घाघ जलप्रपात में। ठीक है, तो अब आप लोग इसको भी याद रखिएगा आने वाली परीक्षा के लिए। चचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर है और बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो आपका किस पर है? वो आपका कांची नदी पर नहीं है, ये आपका कोयल नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कहां पर है ये याद रखिए, झारखंड में है। ठीक है, और ये किस नदी पर है? ये आपका जो है वो आपका बूढ़ा रिवर से ओरिजिनेट होती है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है। अगर एग्जैक्ट देगा तो आपको बूढ़ा रिवर देगा। ठीक है, बूढ़ा रिवर, ठीक है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोयल की ट्रिब्यूटरी है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो बता दीजिए, जोग फॉल, कुंचिकल जलप्रपात, रकीम कुंड फॉल या फिर केवटी जलप्रपात। इसमें भी थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था, कुछ बच्चे जोग जलप्रपात को मान रहे थे, कुछ कुंचिकल जलप्रपात को मान रहे थे। यहां पर जो सही उत्तर आपको दिया गया था वो था कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, बी आपका सही उत्तर माना गया था। अगला हम देखते हैं, देखिए दूध सागर दिया है, डुडमा दिया है, गोमुख दिया है, जोग दिया है। तो चलिए बताइए कौन किस पर है। जब हम बात करते हैं दूध सागर की, तो दूध सागर किस पर है? वो मांडवी नदी पर है। ए का फोर्थ दो जगह दिया गया है। दुधमा की बात हम करेंगे, दुधमा किस पर है? मचकुंड पर है। बी का सेकंड, दोनों जगह दिया गया है, वेरी गुड। गोकक और जोग बचा है, तो जोग किस पर है बताइए। ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जोग जो है वो शरावती नदी पर है और गोकक जो है वो किस पर है? घाट प्रभा नदी पर है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए क्लास, वाटरफॉल से रिलेटेड ये प्रश्न है, मैंने पहले भी टेस्ट में कुछ डिस्कस किया है, इनसे रिलेटेड प्रश्नों को आज फिर डिस्कस कर रही हूं। आपको समझना पड़ेगा, ये आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भी यहां से प्रश्न बने। सेम प्रश्न एज इट इज नहीं देगा, हो सकता है 2-3 वाटरफॉल के नाम बदल दे, लेकिन अगर आपको इसमें से 2 भी वाटरफॉल के नाम पता होंगे तो आप अपने आंसर को निकाल सकते हो ना। इसीलिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? वहां पर जितने भी वाटरफॉल ट्राइब्स आपको दिए गए, एटलीस्ट उनको तो याद कर लो। अगर परीक्षा में सुमेलित करने को दे तो हो सकता है चारों ना पता हो, लेकिन 2 भी पता होंगे तो आप आसानी से अपने उत्तर को फाइंड आउट कर लोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बताइएगा आज कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी बताना कि क्लास अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी आज की। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, प्लेलिस्ट क्लास बनी हुई है। आप में से कई स्टूडेंट की रिक्वेस्ट बार बार आती है कि मैम टेस्ट की प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे एक साथ। ठीक है, अगर तब भी आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो इस बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको मैसेज करवा दूंगी। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन और उनसे रिलेटेड पर्संस को। तो यहां पर यंग बंगाल आंदोलन की बात करेंगे, तो इससे रिलेटेड कौन है बताइए? हेनरी विविल डेरियोजा, फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये तो कई बार पूछा गया है, और फिर थियोसोफिकल सोसाइटी, फिर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। तो बताइए यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन से रिलेटेड कौन है? सर सैयद अहमद खान है। हाँ है, परीक्षा में कई बार पूछा है, एकदम भूलने की गलती मत करना। थियोसोफिकल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो कर्नल अलकाट याद रखिएगा। ठीक है, एकदम सही है यहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात करते हैं तो ज्योतिबा फूले दिया गया, जो कि आपका गलत है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा से रिलेटेड कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, और यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड हेनरी विविन डेरियोजा है। तो बी आपका यहां पर सही उत्तर होगा, क्योंकि ये आपका सही सुमेलित नहीं था। ठीक है,
जब हम ज्योतिबा फूले की बात करते हैं तो हम कौन से समाज की बात करते हैं? हम लोग सत्य शोधक समाज की बात करते हैं, ये भी याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु वॉज द कंपाइलर ऑफ द इंपीरियल गेजेटर? ठीक है, गेजेटियर, इंपीरियल गेजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो बताइए, ये भी आपके पास ईयर का क्वेश्चन है। कोलिन कर्क, विलियम विल्सन हंटर, चार्ल्स इलियट या फिर विलियम डिगली? तो एबीसीडी में से सही उत्तर क्या होगा? एबीसीडी में से जो आपका सही उत्तर है वो है बी। ये एक नया प्रश्न है, याद रखिएगा, अगर रिपीट होता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो यहां पर जब भी हम बात करेंगे इंपीरियल गेजेटियर की, तो उसके आपके जो कंपाइलर है वो है विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, डब्ल्यू हंटर। अगला हम देखते हैं, अगला देखिए क्या है। आई हैव नो टाइम थिंक अबाउट द गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस अर्थ हुज स्टेटमेंट इज अबव? तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा या फिर स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या होगा एबीसीडी में से? बताइए क्लास। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। और आपको पता है इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। तो बताइए, क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है, जो भी ढंग से पढ़ाई करते हैं, कि ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुआ है? ट्रिटी ऑफ जो इलाहाबाद है वो बक्सर के युद्ध के बाद ना। बक्सर के युद्ध को हम निर्णायक युद्ध कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? 1765 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग इंडिया का गवर्नर कब बना था? याद करो, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इतनी चीज क्लियर हो गई, समझ में आया ना क्लास? फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लाइव के पुनः आगमन की, तो क्लाइव जो है वो 1765 में आता है बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, फिर ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद आपकी साइन होती है। तो यहां पर देखिए क्लास, अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका कौन सा हुआ है? बैटल ऑफ बक्सर। तो थर्ड होगा, थर्ड 2 जगह दिया गया है। हमको पता है रेगुलेटिंग एक्ट सबसे लेट में आया है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्लाइव का आगमन होता है, अराइवल ऑफ क्लाइव, और फिर उसके बाद आपकी ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है बी। क्लियर हो गया ना क्लास? तो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे ना ऐसे क्वेश्चन पे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना बनता है इस पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको ये पता है ना कि क्लाइव ने इलाहाबाद की ट्रिटी साइन की थी नवाब सुजाउद्दौला से और एम्परर शाह आलम द्वितीय से। ठीक है, तो अगर ये भी हिंट आपको है तो आपको पता होना चाहिए, क्लाइव दोबारा जब आता है बक्सर के युद्ध के बाद, तो क्लाइव साइन करता है ट्रिटी, रॉबर्ट क्लाइव, इलाहाबाद में नवाब सुजाउद्दौला के साथ और शाह आलम द्वितीय के साथ। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अब यहां पे आपको दिया गया है कौन सा सही सुमेलित, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो चलिए बताइए। कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट दिया है, कोऑपरेटिव आंदोलन एमके गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट रॉबर्ट मेयर, ग्रो मोर फॉरेन फूड कैंपेन जेएल नेहरू, सेवाग्राम प्रोजेक्ट। तो यहां पर आपका सही क्या है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो याद रखिएगा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट की जब हम बात करेंगे तो एल्बर्ट मेयर, ये आपका ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। इटावा
पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर 1948 में शुरू किया गया। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर के मार्गदर्शन से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर था। अगला देखते हैं, कुमायूं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर। तो बताइए कुमायूं हिमालय जो है वो किस रिवर के बीच में है? इंडस, सतलज, काली, तिस्ता, सतलज काली या फिर तिस्ता ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय की बात की गई है ABCD में से। तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर आपका C जो है वो सही है। अब क्लास यहां पर देख लीजिए, जब हम बात करते हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय की, पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु से सतलज नदी के मध्य में है। तो अगर इधर सिंधु है और इधर क्या है, सतलज है, तो याद रखिएगा इधर आपका जो है वो पंजाब हिमालय है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रही हूं यहां पर। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं सतलज और काली की, तो इसके मध्य कौन सा है? अभी हमने देखा कुमायूं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे काली और तिस्ता के मध्य, तो यहां पर आपका नेपाल हिमालय हो गया। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, यहां पर देखिए क्लास, यहां पर मैं ब्रह्मपुत्र लिखना चाह रही हूं, ब्रह्मपुत्र के मध्य कौन सा हो गया? असम हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं यहां पर लिख देती हूं, सिंधु की बात हम कर रहे हैं, फिर हम सतलज की बात करें, इसके बीच में पंजाब हिमालय है, फिर सतलज और काली के बीच में जो है वो कुमायूं हिमालय है। यहाँ पे के है आपका। ठीक है, कुमायूं हिमालय है। फिर काली और तिस्ता के मध्य जो है वो नेपाल है, और आप सभी को पता है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम है। ठीक है, असम के बारे में तो सबको पता है ना। चलिए, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये भी याद रखिएगा, आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इस बार कुमायूं हिमालय से पूछा है, हो सकता है अगली बार पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय से पूछ ले, तो तैयार रखिएगा इस प्रश्न को। अगला हम देखते हैं, यहां पर देखिए माइनिंग एरिया दिया है, मिनरल्स दिए गए हैं। तो माइनिंग एरिया, खनन क्षेत्र और खनिज दिए गए हैं। गुरु महिसानी दिया है, तलचेर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जादूगुड़ा दिया है और जावर दिया है। तो यहां पर आप बताइए सही उत्तर क्या है? गुरु महिसानी की हम बात करेंगे तो ये किस चीज के लिए फेमस है? जस्ता के लिए, यूरेनियम के लिए, लॉ अयस्क के लिए या फिर कोयला के लिए? तो गुरु महिसानी जो है वो लॉ अयस्क के लिए फेमस है। ए का क्या हो गया? ए का थर्ड हो गया। ठीक है, 2 जगह दिया गया है आपको। फिर उसके बाद तलचीर की बात करेंगे। तलचीर किस चीज के लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है। बी का क्या हो गया? बी का 4th हो गया। ठीक है, फिर जादूगुड़ा की बात करेंगे। जादूगुड़ा किस चीज के लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए फेमस है। तो सी का 2nd हो गया। और जावर की बात हम करेंगे, ये किस चीज के लिए फेमस है? जस्ता के लिए फेमस है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में हर साल यहां से माइनिंग एरिया से प्रश्न बनते हैं, तो इसको छोड़ने की गलती मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले टेस्ट में हम और माइनिंग एरिया से रिलेटेड प्रश्न करेंगे, ताकि बार बार रिवीजन जब हम करें उसको तो आपके दिमाग में चीजें फीड हो जाए। ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो देख लीजिए, जा से जावर, ठीक है, और जस्ता। ठीक है, जादूगुड़ा, जादू किस चीज में? तो यूरेनियम भाई, रेडियो एक्टिव है, कितनी पावर है, जादू यूरेनियम। ठीक है, तालचीर की बात करेंगे तो कोयला। गुरु महिसानी की बात करेंगे तो लॉ अयस्क। जो गुरु होते हैं वो लोहे के समान होते हैं, तो यहां पर हमको लॉ अयस्क मिलता है। ठीक है, जावर, जस्ता। ठीक है, जादूगुड़ा, जादू वाला क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है आपके। ठीक है, एलिमेंट्स है यूरेनियम। और तालचीर कोयला। चलो अगला हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पर भी आपको बताना है। एक तरफ आपको कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। कजाकिस्तान कारागड्ढा दिया है। ठीक है, फिर यूक्रेन में क्रीवॉयराग दिया है, जर्मनी में नारमंडी दिया है, फ्रांस में पिरिनीज दिया है। तो बताइए कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है? तो यहां पर देखिए, जब हम कजाकिस्तान की बात करेंगे तो कारागड्ढा ठीक है। ठीक है, यूक्रेन में हम देखेंगे क्रीवॉयराग, ये बिल्कुल सही है। ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में रिपीटेड है ये। ठीक है,
जर्मनी की बात करेंगे तो यहाँ पे नारमंडी दिया है, फ्रांस में पेरिनीज दिया है, तो फ्रांस में तो पेरिनीज है, ठीक है। लेकिन जब हम नारमंडी की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है, जर्मनी में नहीं है, ये आपका फ्रांस में है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि नारमंडी फ्रांस में है, ना कि जर्मनी में है। अगला हम देखते हैं क्लास, यहां पर देखिए लॉरेन इंडस्ट्रियल रीजन, यहां पर भी आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। अच्छा, एक कोई सही सुमेलित है, तो चलिए देखते हैं। लॉरेन इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो इटली में है, रूर औद्योगिक जो प्रदेश है वो जर्मनी में है, ठीक है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में है, और सेक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जो है यूनाइटेड किंगडम में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है क्लास, यहाँ पे याद रखिएगा, हम रूर प्रदेश की जब भी बात करते हैं रूर, तो वो जर्मनी में है, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा एक सही सुमेलित पूछा था, देख लीजिए। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में औद्योगिक नगर है। लॉरेन की, अच्छा यहाँ पर हम देख ले क्लास, अगर हम लॉरेन की बात करेंगे तो लॉरेन जो है वो इटली में नहीं है, वो कहां पर है, फ्रांस में है। याद रखिएगा, रिपीटेड है, ये पहले भी परीक्षा में पूछा है कि लॉरेन इंडस्ट्रियल रीजन कहां पर है, वो फ्रांस में है, ठीक है, लॉरेन। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश, तो वो कहां पर है क्लास, ये फ्रांस में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में है। और सेक्सोनी की हम बात करेंगे तो ये आपका कहां पर है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, ये जर्मनी में है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जो गलत वाले हैं उनको भी याद कर लीजिए। लॉरेन फ्रांस, ब्रिस्टल यूके, सेक्सोनी जर्मनी, ठीक है, याद रहेगा। और रूर आपको पता है जर्मनी में ही है। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्लास की, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन सब प्रश्नों को छोड़ने की गलती मत करिएगा, परीक्षा में फिर यहीं से प्रश्न आपके बन सकते हैं। आज का टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, इंटर स्टेट काउंसिल आपका कब स्टैब्लिश हुआ है, 1990 में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1954 में। सीवीसी 1964 में। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में। तो बताइए कौन सा आपका यहां पर सुमेलित नहीं है। जब हम बात करते हैं एनएचआरसी की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो 1993 में एकदम सही है। एनएचआरसी से आपकी परीक्षा में प्रश्न पहले भी बने हैं, याद रखिएगा। यहां पर आपके जो कमिश्नर है उनसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर सीवीसी की बात करेंगे तो 1964, ये भी बिल्कुल सही है। इंटर स्टेट काउंसिल से भी प्रश्न बने हैं, ये 1990 में स्टैब्लिश हुआ है, सही है। लेकिन एनडीसी जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 1954 नहीं, ये 1952 में स्टैब्लिश हुआ है। और सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न को देखते हैं। पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, जो आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में जो पैक्ड होते हैं उसमें कौन सा एटमॉस्फेयर होता है, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, या फिर आयोडीन का। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, पोटैटो चिप्स में क्या प्रेजेंट होता है, जो पैकेट होता है उसमें गैस रहती है ना। अगर वो गैस ना रहे तो आप क्या देखते हैं कि चिप्स जो है वो महरा गया है, तो हम लोग बहुत चेक करके देखते हैं कि ये किस, मतलब इसमें हवा है कि नहीं है। लोग कहते हैं हवा है कि नहीं देख के लेना, अगर हवा नहीं होगी तो फिर उसको मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा गैस रहता है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रहता है। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इधर के प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारे हैं कौन से प्रश्न है, करंट अफेयर के प्रश्न। आप लोग की बार बार डिमांड पे कि मैम करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर करिए, तो ये आपके करंट अफेयर के प्रश्न हैं। आशा करती हूँ क्लास, ये जो टेस्ट की सीरीज है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि चीजें आपको समझ में आए, बाइलिंगुअल रखूं, दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को समझ में आए, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर कभी भी आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, हम आने वाले क्लास में उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आप थोड़ा समय लेना चाहें तो समय भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ABCD में से ए सही होगा कि बी सही होगा कि आपका डी सही होगा।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है रिगोबर्टा मेंचू-तुंगको। ठीक है, याद रखिएगा, रिगोबर्टा मेंचू-तुंगको। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जाम के लिए याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं तुम से। ठीक है, जहां पर तुमको मिला है। गांधी पुरस्कार किसको मिला, गांधी मंडेला पुरस्कार किसको मिला, तुमको मिला, तुमको। ठीक है, तो रिगोबर्टा मेंचू-तुंग। तो बस ये याद करने का तरीका है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे बी आपका सही था। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास। अगला प्रश्न जो है 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है? तो ये कहाँ का, संसद भवन का, राष्ट्रपति भवन का, या फिर सुप्रीम कोर्ट का, या फिर भारत मंडप का? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए, राष्ट्रपति भवन का। बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 25 जुलाई 2024 को विषयगत श्रेणी में किस राज्य के रेडियो मयूर को उसके कार्यक्रम टेक सखी के लिए 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बताइए यहाँ पर उत्तर क्या होगा, किसको 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया गया है? बिहार को, उड़ीसा को, उत्तर प्रदेश को, या फिर छत्तीसगढ़ को? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है बिहार को। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 24 जुलाई 2024 को किस राज्य ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पारित किया है? तो ये कौन सा है बताइए, किस राज्य ने भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पारित किया है? तो वो है बिहार। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 24 जुलाई 2024 को किस देश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय सौर्य एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ठीक है, बताइए कहाँ का? ये तो अभी बहुत न्यूज में था। भूटान का, म्यांमार का, नेपाल का, या फिर सूरीनाम का? अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो तो आपको पता है वो नेपाल का था। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पर 23 जुलाई 2024 को किस पूर्व अर्थशास्त्री का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो किसका हो गया बताइए, डेविड रिकार्डो का, अल्फ्रेड मार्शल का, गैरी बेकर का, या फिर सीटी कुरियन का? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी, सीटी कुरियन का। ठीक है क्लास, तो आज के टेस्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर सकती थी, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती थी, मैंने देने का प्रयास किया। और साथ ही साथ हमने करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी देखा। अब आने वाले टेस्ट में हम नए प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, पास्ट ईयर के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर के भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, क्लास शेयर करिए, और कोई भी दिक्कत होती हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। कोई किसी भी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं प्रश्नों के माध्यम से कवर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग से क्वाड के बारे में पूछा था और मैंने देखा आप में से कई स्टूडेंट ने आंसर दिया। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हो, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो चीज आपको समझ में आ भी रही है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो है कमेंट बॉक्स। तो कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। कभी क्लास में लगे कि यहाँ पे डाउट हो रहा है तो वो भी आप पूछा करिए और फिर मैं आपको उत्तर दे दिया करूंगी। तो धन्यवाद क्लास। अंत में यही आपसे कहूंगी कि अपने पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए अपने पे और परिश्रम करिए, मेहनत करिए। ठीक है, आप मेहनत करेंगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप सभी जो हैं वो जब आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो मन में दोनों तरीके के थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, लेकिन निगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, आते हैं कोई बात नहीं, सबके जिंदगी में निगेटिव थॉट्स आते हैं,
ठीक है। लेकिन इसको हावी नहीं होने दीजिए अपने ऊपर, आप परिश्रम करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा समय अगर आपको दिया गया है तो इस समय का आप फुल यूटिलाइजेशन करिए। अगर आपका प्रीलिम्स तैयार है तो मेंस के लिए थोड़ा थोड़ा आंसर लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप आंसर लिखने बैठते हो ना तो उस समय फ्लो नहीं बनता है लिखने का। ठीक है, तो इसीलिए उसको भी स्टार्ट कर दीजिए और प्रीलिम्स पे भी फोकस करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेंस की तैयारी करते करते प्रीलिम्स इग्नोर हो जाए आपका। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस बनाकर चलिए और खूब रिवीजन करिए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, जहां जहां आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं जिन जिन टॉपिक्स पे, उनको आप अपनी बुक से रेफर करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो धन्यवाद क्लास, आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बनी रहिए। धन्यवाद।